हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टीचर रिदम। आया हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एसएसटी का द सोसाइटीज एंड द ट्राइबल सोसाइटीज एंड द कॉलोनियल स्टेज। तो ये है इस वीडियो का पार्ट 3। तो हमने पार्ट 1 और 2 में काफ़ी कर लिया था, तो आज है पार्ट 3 की बारी। तो लेट्स बिगिन। तो आज हम बिगिन करेंगे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से। Some other tribal groups like the Mundas of Chota Nagpur began settling down instead of moving from one place to another। मतलब कि जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल पीपल के बारे में, तो ट्राइबल पीपल का मतलब जो यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, है ना। लेकिन इन ट्राइबल ग्रुप्स जो थे मुंदास और ऑफ छोटा नागपुर में जो ट्राइबल पीपल रहते थे जिनका नाम था मुंदास, वो अब सेटल होके एग्रीकल्चर करने लग गए भाई। एग्रीकल्चर करने लग गए। ये क्यों? क्योंकि अब वो चल चल के थोड़ा थक गए थे, पाँव में थोड़ी दर्द लग गई थी, इसलिए सोचा उन्होंने कि चलो बैठ के थोड़ा एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। हाँ, मान लो आप ऐसा ही, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने क्रॉप उगाने, कितने उगाने? उतना ही जितना वो खा सकें। दे यूज्ड द फ्लो फॉर कल्टिवेशन। उन्होंने उन्होंने उसमें फ्लो, सिकल वगैरह का भी वो करना स्टार्ट कर दिया यूज़। आफ्टर लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर ईयर्स दे ग्रेजुअली एक्वायर्ड राइट्स ऑफ ओनरशिप। अब एक लैंड पे काफ़ी टाइम तक रहने की वजह से उनका राइट ऑफ ओनरशिप भी वहाँ पर आ गया था। In many cases, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of one common ancestor. Some of them appointed their own chiefs who administered and controlled the territory. इसका मतलब ये है कि जो ये लैंड था ये बिलोंग सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं करता था, ये पूरे क्लैन, इनका जो पूरा क्लैन था ना उसको करता था। अब सर आप सोचोगे तो नहीं कि क्लैन क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, गेम खेलोगे ना क्लैश ऑफ क्लैंस, है ना। क्लैंस का मतलब ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप, है ना, उसके बारे में बता रखा है यहाँ पर, है ना। अब वो जो क्लैन था, है ना, उसका उन पे हक दर्शाते हुए बता रहे थे, है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ वन कॉमन एंसेस्टर। मतलब कि एक ही इंसान के वंश मान जाता था सबको। मान लो कि एक इंसान है, उसका वंश था, मतलब कि उसने अपना वंश बढ़ाया, फिर वो पूरे मिलके एक क्लैन बन गए, इतना ज़्यादा हो गए, है ना। आगे है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिकल रूल ऑन द ट्राइबल लाइव्स। अब यहाँ बता रखा है कि जो स्थापित राज्य थे, मतलब कि जो सेटल्ड कम्युनिटी थी, उनका ट्राइबल लाइव्स पे कैसे असर हुआ, देखते हैं। बिफोर द कॉलोनियल रूल ट्राइबल सोसाइटीज हैड लिव्ड इन रिलेटिव आइसोलेशन। मतलब कि कॉलोनियल रूल से पहले ट्राइबल सोसाइटीज रहते थे रिलेटिव आइसोलेशन में, मतलब कि एक साथ मिलजुल के रहते थे। With the expansion of the colonial rule in India subcontinent, a great change came about in the life of tribal communities. Tribal communities के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। Colonialism resulted in the encouragement of the forest land by the British and also had an adverse effect। मतलब कि वर्स्ट, एडवर्स का मतलब कि बदतर से बदतर इफेक्ट पड़े उन पे। इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। आगे लेट अस नो नाउ लुक एट हाउ कॉलोनियल रूल इन्फ्लेक्टेड ट्राइबल सोसाइटीज। चलो अब देखते हैं कि कैसे कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल सोसाइटी को तबाह करके रख दिया।
Political impact administration of tribal areas. The British wanted to bring tribal areas under their complete control. जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएं और किसी का कंट्रोल ना रहे, हमारा कंट्रोल रहे उन पे, है ना. उसके बाद however they also knew the dangers of exposing them to mainstream society. और उनको ये भी पता था कि अगर ट्राइबल पीपल हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के तरफ बढ़ने लगे हथियार लेके तो उनकी तरफ कितना बड़ा डेंजर हो सकता है. क्योंकि जो ट्राइबल पीपल थे वो थोड़ा जंगलियों की तरह होते थे, कि कहते हैं ना जंगली कहीं का, है ना. मतलब कि ऐसे थे, मतलब कि वो ना बस हथियार उठा देते थे 2 मिनट में, है ना, और पीटते बड़ी बुरी तरीके से थे, है ना. The tribal chief were allowed to enjoy their traditional rights nominally under strict British supervision. अब उनको अपने ऊपर हथियार, मतलब कि अपने ऊपर खुद मार खाने से उन बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ये ट्राइब का जो चीफ होता है ना ट्राइबल सोसाइटी का, जैसे कि हमारे गांव का सरपंच होता है ना, वैसे ही ट्राइबल कम्युनिटी का भी एक चीफ होता है ना. इन लोगों ने उसको पूरी इजाज़त दे देनी, लेकिन ब्रिटिश की पूरी सुपरविजन में कि हम लोग तुम पे नज़र रखेंगे, कोई तुम हमला नहीं कर सकते, है ना. द ट्राइबल चीफ फंक्शंस एंड पावर्स चेंज कम्प्लीटली. अब ट्राइबल चीफ ऐसे तो खुलेआम कुछ भी कर सकता था, उसकी मर्जी थी, पूरा फॉरेस्ट उसका ही था, है ना. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो पूरा बंद गया, उसके सारे राइट्स उसे छीन लिए गए, है ना. The tribal chiefs function and power changed completely. They lost their administrative powers and authority. They had to pay tribute and discipline their tribal groups. उनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको गिफ्ट देने पड़ते थे और अपने ट्राइबल ग्रुप पे बंदिशें लगानी पड़ती थी एज पर द कमांड्स ऑफ द ब्रिटिश की कमांड पर. द जॉइंट ओनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड वॉज डिसरप्टेड. और वो ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर ये बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स एक साथ हो गए तो ये हम पे हमला करने के लिए जागरूक हो सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने किसी और ट्राइबल ग्रुप से उनको हाथ तक मिलाने नहीं दिया. उनमें बंदिशें डाल दी कि नहीं, तुम इस दूसरे ट्राइबल ग्रुप के साथ दोस्ती नहीं कर सकते. आगे है द जॉइंट ownership of tribal land was disrupted with result in tension and conflicts within tribal societies. अब वो भड़काते थे कि दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी तुम पे हमला करना चाहती है, तो इस वजह से वहाँ की लैंड की ओनरशिप को मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पर ट्राइबल पीपल्स के वहाँ पर लड़ाई होने लग गई. नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट. कैसे उन लोगों ने ट्राइबल कंपनीज के इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डाला. द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंक्लूडेड वेरियस एस्पेक्ट्स से उसमें दैट हैव बीन डिस्कस्ड एज बिलो. उनको डिस्कस कर रखा है गहराई में नीचे. चलो फिर चलते हैं नीचे. लैंड सेटलमेंट. द ब्रिटिश वर अगेंस्ट झुम सिस्टम. झुम सिस्टम कौन सा था? झुम सिस्टम हम किसको कहते हैं, जो हमारा यहाँ पर दिखा रखा है ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसी को हम झुम सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है. आगे सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन दैट रिक्वायर्स मूविंग फ्रॉम वन प्लॉट टू लैंड टू अनदर बिकॉज दे फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल द ट्राइबल्स हु वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव. जब ब्रिटिशर्स को मुश्किल लगा उनको रोकना, तो फिर टू इंश्योर ईजी कंट्रोल एज वेल एज रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू दे ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ लैंड सेटलमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ ईच एरिया. उन लोगों ने उनको रोक दिया ताकि अगर वो किसी और लैंड पे जाते तो फिर रेवेन्यू चेंज करना पड़ता. इस वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने उनको एक जगह पर रोक दिया और वहाँ पर उन्होंने उसका रेवेन्यू फिक्स कर दिया. अब ट्राइबल पीपल को अपनी ज़मीन पे अपने फॉरेस्ट पे रहने के लिए रेवेन्यू देना पड़ रहा था. ये कैसा इंसाफ था भाई. अंडर दिस सेटलमेंट द ब्रिटिश फोर्स द ट्राइब्स टू सेटल डाउन एट वन प्लेस. As a result, they could measure land under cultivation and fix the revenue. The tribal groups, especially in the northeast, resisted the policy of British. अब जो नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हमारे हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड वाले रीजन के जो
ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस सेटलमेंट को मानने के, क्योंकि इसमें तो उनका घाटा ही था, है ना। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में गहराई से बता रखा है कि कैसे दबाव पड़ा फार्मर्स पे कि आपको यही क्रॉप उगानी पड़ेगी। कैसे पड़ा? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कमर्शियल एग्रीकल्चर टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। उन लोगों ने कमर्शियल कर दिया कि आपको यही चीज़ उगानी पड़ेगी ताकि वो इंग्लैंड में जाके उसको बेच सकें। इट लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटेशन कल्टिवेशन under which cash crops such as jute, indigo, rubber and tea were produced। इसमें ज़्यादातर मेन क्रॉप्स कौन सी जो उगाई जाती थी? जूट, इंडिगो, रबर एंड टी। Apart from huge investment of money and labor, this practice also required large fields। इस प्रैक्टिस को रिक्वायर करने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए थी। So the tribal communities were forced to surrender large tracts of forest। अब ट्राइबल पीपल के पास पूरा फॉरेस्ट उन्हीं के नाम पे था, लेकिन ब्रिटिश ने उनसे वो छीना, उन पे बंदिशें डाली कि नहीं, ये पूरा फॉरेस्ट आपका नहीं है, इस पे हम अपनी खेती करेंगे। उन्होंने उनको ज़्यादा पीटा मारा ताकि आप यहाँ से निकल जाओ करके। विच हैड बीन देयर होम फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हज़ारों साल से वो उन्हीं का घर था, क्योंकि वो हज़ारों साल से वहाँ रहते हैं, तो उनको लग रहा था कि हम हज़ारों साल से इसी जगह पर रह रहे हैं, तो फिर अब हम इसी जगह पर रहेंगे। आगे, थस दिस ब्रोक डाउन द ट्राइबल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। इसी की वजह से जितने भी वो उनका जो लाइफस्टाइल था वो पूरा का पूरा बदल चुका था। आगे है द सिस्टम ऑफ कैश इकोनॉमी। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। अगर आपको आगे का देखना है तो मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। अगर और ऐसी आपको पूरा SST का सिलेबस देखना, पूरा साइंस का सिलेबस देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज़।